हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ेंगे। ओके, और कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है बताइएगा। क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दिया करिए। कैसे लग रही हैं आपको क्लासेस। अभी हमने मैकबेथ के क्वेश्चंस कवर किए हैं, उसकी थीम है एंड लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को एनालाइज किया था, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे आपके उसको वीडियोस, तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें भी। और कैसी प्रैक्टिस चल रही है, लिख रहे हैं ना आप सब, तो बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते हैं। ओके, इसके क्वेश्चंस देख लीजिए पहले क्या है। ओके, डिस्क्राइब द ट्रायल सीन, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ट्रायल सीन जो आपका तो आपको डिस्क्राइब करना है ट्रायल सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एग्जामिन हाउ इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ मर्सी एंड जस्टिस। आपको डिस्क्राइब करना है ट्रायल रूम सीन जो आपका है एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो और एग्जामिन करके दिखाना है आपको उसकी थीम जो आपकी है मर्सी एंड जस्टिस। मर्सी एंड जस्टिस जो इसकी थीम है, इसको आपको हाईलाइट करके इस थीम के भी ट्रायल सीन को आपको डिस्क्राइब करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी हम ले लेते हैं दो तरीके से, तो इसी का क्वेश्चन है और करके दे देते हैं, देख लीजिए। डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रायल सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, डिस्कस करिए ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस को, डिस्कस करना है ट्रायल सीन का जो कि हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द थीम ऑफ मर्सी एंड जस्टिस। स्पेशल रेफरेंस देकर आपको बताना है इसकी थीम जो आपकी मर्सी एंड जस्टिस है, उसको आपको ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ट्रायल रूम सीन को दिखाना है, और साथ में आपको रेफरेंस देना है आपको जो इसकी थीम है आपकी मर्सी एंड जस्टिस का। ओके, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस बताते हुए ट्रायल सीन का आपको स्पेशल रेफरेंस देना है, थीम ऑफ मर्सी एंड जस्टिस को डिस्कस करना है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर आपके दो पैटर्न में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो आपको ट्रायल रूम सीन पूरा कवर कर लिया जाएगा एंड दूसरा आपको जो मेन इसका थीम है मर्सी एंड जस्टिस वो डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर चलते अपनी आंसर राइटिंग की ओर। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। ट्रायल सीन इज द क्लाइमेक्स ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम जैसे कि आप पहले आप इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर, फिर देन आप कंक्लूजन देते हैं। तो आप यहाँ पर पहले इंट्रो में क्या दिखाएंगे, द ट्रायल सीन जो है आपका ट्रायल सीन जो है वो आपका क्लाइमेक्स है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि आपके शेक्सपियर का प्ले है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हुए बताएंगे ट्रायल सीन है आपका वो विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक क्लाइमेक्स है आपका। ओके, इट बिगिंस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बॉन्ड टू इट्स पीक एंड पावरफुली प्रेजेंट द थीम ऑफ मर्सी एंड जस्टिस। फिर आपको मर्सी एंड जस्टिस के विषय में बात करने हैं ना, तो फिर देन आप दिखाएंगे कि इट ब्रिंग्स सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बॉन्ड टू इट्स पीक एंड पावरफुल प्रेजेंट द थीम ऑफ द मर्सी एंड जस्टिस। तो यहाँ पर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बॉन्ड है जो कि आपका बॉन्ड है टू इट्स पीक एंड पावरफुली प्रेजेंट, जो कि बहुत अपनी पीक और पावरफुली को प्रेजेंट करता है, जो कि बनता है आपकी थीम मर्सी एंड जस्टिस, जो इसकी आपकी थीम बनती है मर्सी एंड जस्टिस की। ओके, तो आपने दिखाया ये बॉन्ड के मेन टकराव को उसके पीक पर ले जाता है, जो मेन संघर्ष है जिस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ये बॉन्ड उस अपने पीक तक ले जाता है, मर्सी और जस्टिस की थीम को दमदार तरीके से दिखाता है। ओके, यहाँ बॉन्ड जो है वो अपने पीक तक उसको टकराव को दिखाता है ले जाकर, और पावरफुली प्रेजेंट करता है थीम जो है इसकी मर्सी एंड जस्टिस को। ओके, तरीके से दमदार तरीके से दिखाते हैं यहाँ मर्सी एंड जस्टिस को। ओके, तो यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया ट्रायल रूम सीन आपका यहाँ पर क्लाइमेक्स सीन हो गया एंड विलियम शेक्सपियर का प्ले है, एंड ये जो है आपका किससे रिलेट करता है, क्या चीज़ में दिखाई गई है कि बॉन्ड ने एक बॉन्ड जो हो जाता है वही उसका मेन टकराव बनता है जो कि इस कहानी को पीक पर ले जाता है, एंड मर्सी एंड जस्टिस को बहुत दमदार तरीके से यहाँ प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने दिखाया किस टॉपिक किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, आपने इंट्रो में क्लियर किया। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हम लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में आएंगे। ओके, इन दिस सीन साइलॉक रिजिडली इंसिस्ट ऑन द लिटरल फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें क्या, इस सीन में क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, सबसे पहले की पॉइंट आप रखेंगे कि साइलॉक का जो बॉन्ड को असल में पूरा करने में जोर दे रहा है। क्या है, साइलॉक रिजिडली अड़ा हुआ है, रिजिडली बिल्कुल इंसिस्ट कर रहा है ऑन द लिटरल
फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड, लिटरल तरीके से बिल्कुल फुलफिल करना बॉन्ड को। शार्लॉक अपने बॉन्ड की शर्त को अक्षरशः पूरा कराने पर अड़ा हुआ है। अक्षर जैसे लिखे गए वैसे ही लिटरल लिखा गया है, वैसे ही उसको पूरा करने के लिए जोर दे रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि क्या है, बॉन्ड, अपने बॉन्ड को बिल्कुल लिटरल फुलफिलमेंट करवाना चाहता है आपका शार्लॉक। ओके, ही रिफ्यूजेज ऑल ऑफर्स ऑफ मनी एंड डिक्लेयर्स आई क्रेव द लॉ। ओके, फिर आप क्या रखें दिखाएंगे कि ही रिफ्यूजेज ऑल अदर्स ऑफ मनी, तो वो मनी लेने से भी इनकार कर देता है और दृढ़ता से कहता है आई क्रेव द लॉ। ओके, उसे केवल कानून चाहिए, उसके वह पैसे के सभी ऑफर मना कर देता है वहाँ पर। ही रिफ्यूजेज ऑल ऑफर्स ऑफ मनी, जितने भी वो मनी वगैरह कहते हैं, मनी ले लो अपने बॉन्ड से, ये सब बात होती हैं, तो लेकिन वो मनी वगैरह कुछ भी लेने से, सब चीज़ लेने से मना कर देता है और कहता है आई क्रेव द लॉ। यहाँ पर आपने एक लाइन दिखा दी जो कि आपकी शार्लॉक के द्वारा कही गई है, केवल मुझे कानून चाहिए, इस तरह कह के यहाँ पर आपने ये कोट डाल दिया कि शार्लॉक कह रहा है आई क्रेव द लॉ, मुझे केवल कानून चाहिए, इस तरह कहता है। ओके, यहाँ पर शार्लॉक की आपने बात दिखाई, हिज डिमांड फॉर अ पॉन्ड। अब उसकी डिमांड को भी दिखाएंगे ना, कि आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है उसमें। तो आप यहाँ पर आप उसकी डिमांड को दिखाएंगे, हिज डिमांड फॉर अ पॉन्ड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिस एंड पर्सनल रिवेंज। ओके, अब यहाँ पर आप जो बॉन्ड, क्या बॉन्ड है उसको भी बताएंगे क्या है। His demand for a pound of Antony's flesh reflects his belief in strict legal justice and personal revenge. ओके, तो एंटोनियो के 1 पाउंड मांस की एक मांग है। क्या मांग है उसकी डिमांड क्या है, 1 पाउंड प्लस चाहिए उसके एंटोनियो के शरीर से। ओके, रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिस एंड पर्सनल रिवेंज। ओके, मांग करता है 1 पाउंड प्लस की रखता है और सख्त कानूनी न्याय और पर्सनल बदले में उसके विश्वास को दिखाती है, जो कि बिलीफ है लीगल जस्टिस में एंड पर्सनल रिवेंज। और उसका जो पर्सनल रिवेंज है उसके चलते वो कुछ नहीं चाहिए, पैसा रुपया कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उसको 1 पाउंड फ्लश चाहिए एंटोनियो के शरीर से। ओके, तो यहाँ फ्लश चाहिए उसको। जो उसकी मांग है वो सख्त कानूनी न्याय और पर्सनल बदले में उसके विश्वास को दिखा रही है। वो लीगल जस्टिस एंड पर्सनल रिवेंज जो उसका है वो उसको ज़्यादा यहाँ पर महत्व दे रहा है और कुछ नहीं, उसको वो यहाँ पर शो कर रहा है कानून अपना सख्ती का पालन करे एंड उसका जो पर्सनल रिवेंज है वो ही पूरा हो। तो यहाँ पर इस तरह का कहता है उसे केवल कानून चाहिए। ओके, ही इवन जस्टिफाइज हिज हेट्रेड बाय सेइंग, उसने यहाँ तक कि अपनी वो रिवेंज ले रहा है ना, दिखाया अभी, तो ही इवन जस्टिफाइज हिज हेट्रेड बाय सेइंग, यहाँ तक कि वो जस्टिफाई भी करता है अपनी हेट्रेड को, अपनी घृणा को जस्टिफाई कर रहा है, क्या कहकर इफ़ यू रॉन्ग अस शैल बी नॉट रिवेंज। ओके, तो वह अपनी नफरत को यह कहकर भी यहाँ पर सही ठहरा रहा है, अगर तुम हमारे साथ गलत करते तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। ये लाइन आपकी किसकी है, ये शार्लॉक की लाइन है, तो वो कह भी रहा है इस लाइन को, उसकी हेट्रेड नफरत दिखा रही है कि इफ़ यू रॉन्ग अस, तुम हमारे साथ अगर गलत करते तो शैल बी नॉट रिवेंज, क्या हम बदला नहीं लेंगे। तो इस तरह करके यहाँ पर ये उसकी हेट्रेड को दिखाया भी जा रहा है। द शार्लॉक रिप्रेजेंट इनफ्लेक्सिबल एंड हार्श जस्टिस। ओके, तो इस तरह शार्लॉक कठोर और सख्त न्याय को दिखाता है। ओके, शार्लॉक रिप्रेजेंट्स इनफ्लेक्सिबल एंड हार्श जस्टिस, वह कठोर और अडिग न्याय का प्रतीक दिखाया जा रहा है यहाँ पर। फर्स्ट है कि वो न्याय का अर्थ बदला लेना है, उसके लिए यहाँ वह कठोर और अडिग न्याय का यहाँ पर प्रतीक दिखाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे अपने दिखाया उसका बॉन्ड है, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के तौर पर उसको केवल रिवेंज चाहिए एक तरह की, इसीलिए वो अपनी उसमें अडिग है। पैसा मनी सब कहा गया बट वो नहीं तैयार है, उसको केवल क्या कह रहा है, मुझे कानून चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इस तरह करके वो अडिग है अपने फैसले पर। तो यहाँ पर आपने शार्लॉक को दिखाया, शार्लॉक को पॉइंट दिखाया कि उसको केवल जस्टिस चाहिए यहाँ पर। इस तरह ये आपने कहा शार्लॉक का पॉइंट दिखाया यहाँ पर, फिर जस्टिस की डिमांड कर रहा है। अब आप पोर्शिया को दिखाएंगे जो जस्टिस और मर्सी दोनों की यहाँ पे बात करती है, तो मर्सी भी दिखाने को कह रही है। तो इस तरह अब आप पोर्शिया का यहाँ पर दिखाएंगे, मर्सी को दिखाएंगे आप। ओके, तो अब यहाँ पर आप ट्रायल रूम सीन में आपके 2 मेन कैरेक्टर है, एक मर्सी को डिफेंड कर रहा है, एक जस्टिस की बात कर रहा है। तो आप पोर्शिया हो गई, मर्सी को लिए यहाँ पर कह रही है, तो यहाँ पर पोर्शिया को आप दिखाएंगे। शार्लॉक की बात कर लिया आपने, पोर्शिया को अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पोर्शिया क्या कहती है, चलिए देखते हैं। पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज द लॉयर
बाल्थिज़र रिप्रेजेंट्स मर्सी एंड विजडम। ओके, तो पोर्शिया कैरेक्टर आता है, पोर्शिया आती है बट वो एक पुरुष बन के आती है, डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, डिस्गाइज करके आती है, अपने आप को लॉयर के रूप में आती है, बाल्थिज़र बन के आती है जिसका नाम क्या रहता है, बाल्थिज़र। रिप्रेजेंट मर्सी एंड विजडम, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मर्सी एंड विजडम। ओके, एंड मर्सी एंड विजडम को दिखा रही है। अभी आपके शैलॉक के कैरेक्टर किस चीज़ को दिखा रहा था, शैलॉक रिप्रेजेंट्स इनफ्लेक्सिबल एंड हार्श जस्टिस को दिखा रहा है। एंड यहाँ पोर्शिया का कैरेक्टर जो बाल्थिज़र बन के आई है रिप्रेजेंट मर्सी एंड विजडम को यहाँ पर दिखा रहा है। ये पॉइंट आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट रखा कि अभी आपने वहाँ ऊपर दिखाया कि शैलॉक जो है वो हार्श जस्टिस को दिखा रहा है कि उसे जस्टिस ही चाहिए, केवल कानून चाहिए। और यहाँ पर पोर्शिया जो आई है बाल्थिज़र बन के वो रिप्रेजेंट कर रही है मर्सी एंड विजडम को। क्लियर किया आपने। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बिफोर गिविंग जजमेंट शी अपील्स टू शैलॉक ह्यूमैनिटी इन हर फेमस स्पीच। ओके, पोर्शिया बाल्थिज़र नामक वकील बन के वेश में आती है और दया और बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, यहाँ पर आकर रिप्रेजेंट करती है अपनी मर्सी और विजडम को यहाँ पर। एंड फिर बिफोर गिविंग जजमेंट देने के पहले, निर्णय देने से पहले, शी अपील्स टू शैलॉक्स ह्यूमैनिटी, वो शैलॉक से करुणा की भी अपील करती है, ह्यूमैनिटी की भी अपील करती है। इन हर फेमस स्पीच, जो उसकी स्पीच है शैलॉक से करुणा की भी, ह्यूमैनिटी की भी अपील करती है बिफोर जजमेंट। तो यहाँ पर आप एक कोट डाल देंगे, पोर्शिया का बहुत फेमस कोट है ये, तो ये आपको पता ही होगा क्या है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ओके, तो ये कोट बहुत फेमस लाइन है आपकी पोर्शिया की है। यहाँ पर जजमेंट के पहले वो अपील भी करती है शैलॉक से ह्यूमैनिटी की, करुणा की। पोर्शिया जो है भेष बाल्थिज़र का भेष में आती है और दया और समझदारी को दिखाती है। यहाँ पर फैसला सुनाने से पहले वो फेमस स्पीच है, शैलॉक को इंसानियत की अपील यहाँ पर कर रही है। क्या कह रही है, दया का गुण कमजोर नहीं होता है, दैट्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, दया का गुण कमजोर नहीं होता है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये आसमान से हल्की बारिश की तरह गिरता है। ओके, दया का गुण है वो कमजोर नहीं होता है, आसमान से हल्की जो बारिश की तरह ये गिरता है। ओके, फेमस कोट लगाएंगे पोर्शिया का। फिर देन शी फर्दर स्टेट्स, फिर वो आगे और कहती है, क्या कहती है, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ओके, ये खुद भगवान का गुण है। ओके, ये जो दया ईश्वर का ही गुण है। सजेस्टिंग दैट मर्सी इज डिवाइन एंड सुपीरियर टू अर्थली अथॉरिटी। तो यहाँ पर वो सजेस्ट कर रही है, दिखा रही है कि जिससे पता चलता है कि दया बता रही है, सजेस्ट कर रही है कि मर्सी जो है भगवान की दैवीय शक्ति ही है, भगवान का गुण है। एंड सुपीरियर टू अर्थली, और सुपीरियर है किससे, अर्थली अथॉरिटी से, जो अर्थली अथॉरिटी है अधिकार से वो बेहतर है आपकी। ओके, दया भगवान की ही है और वो अर्थली जो अथॉरिटी होती है उससे बहुत बेहतर है। इस तरह यहाँ पर सजेस्ट करके कोट्स हम लगाएंगे पोर्शिया का और दिखाएंगे कि वो मर्सी की अपील कर रही है, ह्यूमैनिटी की अपील कर रही है कि शैलॉक थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाए, इंसानियत दिखाए यहाँ पर, बट वो जस्टिस पे अड़ा है और उसे कठोर हार्श जस्टिस चाहिए। एंड यहाँ पर वो अपील करती है पहले पोर्शिया की, उसे मर्सी दिखाना चाहिए। तो इस तरह करके पोर्शिया रिप्रेजेंट्स मर्सी एंड विजडम। ओके, यहाँ पर बहुत समझदारी और विजडम यहाँ पर पोर्शिया दिखाती है। तो इस तरह आपने यहाँ पोर्शिया का पॉइंट भी क्लियर किया कोट्स लगाते हुए। आपने पहले शैलॉक और पोर्शिया दोनों को डिफाइन कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, जब शैलॉक रिफ्यूज़ कर देता है तो पोर्शिया क्या करती है, तब वो अपना क्या ट्रिक करती है जिससे कि पूरा मामला ही पलट जाता है। चलिए इसको डिस्कस करके दिखाएंगे। जस्टिस मिलता है कि मर्सी मिलती है, देखते हैं। वह शैलॉक रिफ्यूजेस मर्सी, जब शैलॉक तो मना कर देता है मर्सी के लिए बॉन्ड की शर्त की अक्षरशः पूरा कराने पर अड़ा हुआ रहता है और वो मना कर देता है। ओके, मना कर देता है, वह धन लेने से भी इनकार कर देता है और दृढ़ता से कहता है आई क्रेव द लॉ, अर्थात उसे केवल कानून चाहिए, वो अपने प्रतिशोध को उचित ठहराता है। तो इस तरह से शैलॉक रिफ्यूज मर्सी, शैलॉक जो है दया करने से मना कर देता है। देन तब पोर्शिया क्या करती है, पोर्शिया टर्न्स द लॉ अगेंस्ट हिम। अब क्या करती है पोर्शिया, उसी के खिलाफ में जो लॉ है उसको यूज़ करती है। ओके, बाय पॉइंटिंग आउट दैट ही मेक द फ्लैश बट। ओके, यहाँ पर अब क्या करती है पोर्शिया, पता है उसका फ्लश तो ले सकता है, पॉइंटिंग आउट, वो पॉइंट आउट करती है कि मे टेकन द फ्लश आउट, जितना 1 पाउंड वो फ्लश कह रहा है वो ले सकता है शरीर से। फिर एक कोट लगाएंगे जो आपकी पोर्शिया कहती है नॉट 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड। ओके, फिर वो कहती है वो फ्लश तो ले सकता है जो उसका बॉन्ड में लिखा है, लिटरल लिखा गया है, आपको उसी तरह चाहिए बिल्कुल, तो वो ले सकता है 1 पाउंड वो फ्लश ले ले, बट क्या कर
है नॉट वन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, लेकिन एक भी बूंद आपका नॉट वन ड्रॉप, एक भी बूंद क्रिश्चियन ब्लड नहीं गिरना चाहिए, ईसाई खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर वो एक ट्रिक लगा देती है और जिससे पूरा मामला ही पलट जाता है। अब प्लस को बिना ब्लड गिरे कैसे ले सकता है, तो दिस क्लेवर इंटरप्रिटेशन डिफीट सैलॉक थ्रू द वेरी लॉ ही ट्रस्टेड। ओके, उसी का रूल्स जो है उसी के ऊपर ही अगेंस्ट करके पॉइंटिंग आउट करती है, तो शार्लॉक को उसी कानून से हरा देती है जिस पर उसे भरोसा था कि लिटरली लिखा गया है, उस तरह से पूरा उसको चाहिए। तो अब वो उसी की बात उसी पर लागू कर देती है कि बिना एक ड्रॉप खून गिराए हुए वो फ्लश कैसे ले सकता है, तो ले सकता है फ्लश जितना 1 पाउंड लिखा है, नॉट वन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड की एक भी बूंद नहीं ले सकता है। वो फ्लश तो ले एक भी बूंद खून नहीं जाएगा। तो इस तरह वो क्लेवरली यहाँ पर शार्लॉक को रिपीट कर देती है। लॉ को कह रहा था कि मुझे कानून चाहिए, तो इसी तरह उसी कानून को उसी के अगेंस्ट करके ट्रिक करके उस समस्या से एंटोनी को बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ पर आपने पूरा रेजोल्यूशन दिखा दिया कि लास्ट में क्या होता है। पहले तो मर्सी की अपील करती है, पैसे वगैरह लेने को भी कहती है, बट शार्लॉक नहीं तैयार होता। फिर लास्ट में फिर इस तरह से करके कानून का यूज़ करके उसके अगेंस्ट करके वो रास्ता निकाल लेती है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर किया आपने। ओके, कोट लगा दिए, लाइन लिख दी जो आपकी पोर्शन ने कही है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा तो या कोटेशन आप लिख के याद करते चलिए, जिससे आपको हेल्प काफ़ी मिलेगी। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। पहले फर्स्ट में आपने बताया शार्लॉक के बॉन्ड के विषय में और वो किस चीज़ में अड़ा हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट पोर्शिया आती है। पोर्शिया मर्सी की अपील भी करती है उससे और उसको समझाती भी इंसानियत दिखाए। फिर जब वो नहीं मानता तो फिर वो उसी कानून को उसी के अगेंस्ट यूज़ करके रास्ता निकाल लेती है कि आप फ्लश ले लीजिए बट एक भी बूंद खून का नहीं ले सकते हैं, जो कि बॉन्ड में नहीं लिखा गया है। ओके, तो इस तरह करके वो रास्ता निकाल लेती है और यहाँ पर एंटोनी सेव हो जाता है। ओके, ये आपका हो गया। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। दस द ट्रायल सीन इज ड्रामेटिकली सिग्निफिकेंट because it resolved the main plot, save Antony and restores harmony। ओके, इस तरह से आप ट्रायल सीन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वह आपका मुख्य कहानी को सुलझा देता है, सेव्स एंटोनियो को बचाता है एंड रिस्टोर्स हार्मनी, और तालमेल पूरा बैठाल देता है, हार्मनी को यहाँ पर क्रिएट कर देता है लास्ट में। ओके, तो द ट्रायल सीन आल्सो शोज दैट जस्टिस विदाउट मर्सी बिकम्स क्रूएलिटी एंड शेक्सपियर अल्टीमेटली अपहोल्ड मर्सी एज सुपीरियर टू स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिस। फिर आप नेक्स्ट आप बताएंगे कि ट्रायल सीन यह भी दिखाता है कि दया के बिना न्याय क्रूरता बन जाती है। ओके, अगर मर्सी नहीं है तो वहाँ पर आपका जस्टिस जो है वो क्रूएलिटी बन जाती है। फिर अल्टीमेटली अपहोल्ड्स मर्सी एज सुपीरियर टू स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिस। यहाँ पर फिर आप शेक्सपियर का भी पॉइंट दिखा सकते हैं कि शेक्सपियर अल्टीमेटली अपहोल्ड्स मर्सी एज सुपीरियर, मर्सी सुपीरियर टू स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिस। मर्सी यहाँ पर शेक्सपियर ने दिखाया है कि मर्सी सुपीरियर है स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम से, कानूनी न्याय से, सख्त कानूनी न्याय से आपकी मर्सी जो है, मर्सी को बेहतर मानते हैं हमारे शेक्सपियर। ओके, तो इस तरह करके आपने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपने सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहले आपने बॉन्ड दिखाया, शार्लॉक की थॉट्स दिखाई, शार्लॉक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, फिर देन पोर्शिया आई, पोर्शिया का भी आपने दिखाया कि पहले तो नरमी के लिए कहती है बट नहीं मानता, तो फिर वो उसी के लॉ को उसी के अगेंस्ट यूज़ करके सारा रास्ता निकाल लेती है और फिर कुछ नहीं कर पाता है, उसको तो कुछ भी फिर नहीं मिलता, ना मनी ना कुछ, फिर कुछ नहीं, न्याय जो जिसका वो अपील कर रहा था वो भी नहीं मिलता। तो इस तरह से शार्लॉक को कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर फिर हमारे शेक्सपियर में दया को सख्त कानूनी न्याय से बेहतर माना है। ओके, तो ये आपका हो गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा। और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी किया करिए, हमको भी अच्छा रिस्पांस मिले तो हमें भी वीडियो लाने के लिए और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।